pragmatics. Pragmatic is related to semantics. जो हमने कल असाइनमेंट की थी वो थी semantics से related. But in today's lecture you will learn about pragmatic. Pragmatic is also it is also in your course. How to evaluate if somebody utters sentence. अच्छा, आप डिनर टेबल पे बैठी हुई हैं और डिनर टेबल के ऊपर आप कहती हैं कि पास मियाँ पास इज़ देयर साल्ट अवेलेबल ऑन द डिनर टेबल। अब आप ऐसे बैठी हुई हैं, दूसरे जो लोग आपके पास बैठे हुए हैं, अब वो जो इससे मीनिंग ड्राइव करेंगे, देखिए एक देखा जाए तो ये लगता है कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में आपने सेंटेंस बोला है, यानी देखा जाए तो ऐसे लगता है कि इज़ देयर साल्ट अवेलेबल ऑन डिनर टेबल। आप बैठी हैं खाने के टेबल पे और आपने ऐसे सेंटेंस बोल दिया है, लेकिन इसका एक होता है लोकेशनरी मीनिंग, एक होता है इलोकेशनरी मीनिंग, एक होता है परलोकेशनरी मीनिंग। Once you study pragmatic and discourse analysis, you will be learning to what extent context helps out to understand piece of text, sentence and text. आपने एक सेंटेंस बोल दिया, अब उसका जो लोकेशनरी मीनिंग है, we can derive that you are asking a kind of sentence. ये उसको कहते हैं लोकेशनरी मीनिंग, कि आपने एक इंट्रोगेटिव फॉर्म में एक सेंटेंस पूछा है, फॉर्म जो आपने मतलब जो एक उसकी फॉर्म बनाई है वो इंट्रोगेटिव में बनाई है, लेकिन उसका जो इलोकेशनरी मीनिंग है कि उसकी इंटेंशन क्या थी, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ स्पीकिंग दिस सेंटेंस। यू आर डिमांडिंग साल्ट एट द डिनर टेबल, इसको कहते हैं इलोकेशनरी। का मतलब लिख लें कि इंटेंशनल मीनिंग क्या है, इंटेंशन क्या है स्पीकर की। स्पीकर ने जिस फॉर्म में उस सेंटेंस को फॉर्म किया है, वहां पे बैठे हुए वो उसने उसको लोकेशनरी सेंटेंस बोला है, उसका लोकेशनरी मीनिंग उसके निकलते हैं कि ही इज फॉर्मिंग अ सेंटेंस, इट इज जस्ट अ लोकेशनरी। बट इन लोकेशनरी व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ स्पीकिंग। इंटेंशन मीन कि यू वांट साल्ट, आपको साल्ट चाहिए। यू आर ऑन द डिनर टेबल एंड योर इंटेंशन टू हैव साल्ट, ठीक है। और जो उसका रिजल्ट मतलब उसके लेवल पे जब आपने ये बोल दिया सेंटेंस, उसका जो रिजल्ट कोई साथ बैठा तो उसने आपको वो साल्ट की जो बॉक्स है वो आपके हाथ में थमा दी। जो उसका रिजल्ट आया है, जो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू होती है, उसको कहते हैं परलोकेशनरी। परलोकेशनरी एक्ट, एक लोकेशनरी एक्ट कि आपको ज़रूरत पड़ी, आपने फॉर्म कर लिया सेंटेंस, उसके बाद इलोकेशनरी कि उसकी इंटेंशन क्या थी साल्ट लेने की, और परलोकेशनरी जो उसके रिस्पॉन्ड आया उसके बारे में, उसको कहते हैं परलोकेशनरी। तो जब हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं फौजिया और अंबर, जब हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं उसमें सिर्फ बोलने वाला ही इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें हमारे सामने जो बंदा है वो भी इन्वॉल्व है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कन्वर्सेशन और डिस्कोर्स मीन बोथ द पीपल आर इन्वॉल्व्ड। लाइक आई एम हैविंग अ डिस्कोर्स, यू आर आल्सो इन्वॉल्व्ड बिकॉज देयर इज अ लोकेशनरी एक्ट and there is the illocutionary act and there is a perlocutionary act. For teaching purpose I am forming these sentence. आर्टिकुलेशन जो हो रही है किस पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ सेंटेंसेस आपके सामने, जो मेरा लोकेशनरी एक्ट चल रहा है कि आपको मैं डिस्कोर्स एनालिसिस सिखाऊं, ठीक है। और इलोकेशनरी का मतलब कि इसके पीछे इंटेंशन क्या है कि आपको डिस्कोर्स एनालिसिस समझ आ जाए। अगर आपको समझ आ गया तो वो परलोकेशनरी है कि उससे जो रिजल्ट निकल आया समझ आ गई। लोकेशनरी, परलोकेशनरी, इलोकेशनरी एक्ट और परलोकेशनरी एक्ट, it is involved in the discourse analysis as well as in pragmatic. This is what I am going to teach you now about the locutionary act, illocutionary act, perlocutionary act, and then I'll be teaching you about linguistic, paralinguistic, and I'll be teaching you metalinguistic as well. These are the terms related to linguistic. Zelig Harris, स्पेलिंग लिख लें ZELLIG HARRIS।
जेलिग हैरिस जो है ये वो बंदा है जिसने आपको डिस्कोर्स एनालिसिस को कॉइन आउट किया, इस वर्ड को। जेलिग हैरिस, ही हैज कॉइंड आउट वर्ड डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस को जो कॉइन आउट करने वाला बंदा है उसका नाम है जेलिग हैरिस। He has given you concept of discourse analysis, and people started studying text with respect to different level, narrational level, social linguistic level, descriptive level, ठीक है, वो डिफरेंट सोशो कल्चरल लेवल। तो फिर टेक्स्ट को डिफरेंट लेवल के ऊपर स्टडी किया जाने लगा। पहले लोग जस्ट टेक्स्ट को बस टेक्स्ट ही समझते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द लिंग्विस्ट स्पेशली रिलेटेड टू लैंग्वेज, दे हैव हेल्प्ड आउट टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट विद डिफरेंट लेवल। मेटालिंग्विस्टिक का, पैरालिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, लिख लें। हमारे जो जेस्चर हैं, पोस्चर हैं, सिग्नल हैं, या हम जितने भी सिग्नल के ज़रिए, माइमिंग के ज़रिए, या जो ये सिग्नल मैं दे रहा हूँ आपको थ्रू माई हैंड्स, दीज आर ऑल पुट टुगेदर, दे आर इन्वॉल्व्ड एट पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक, इन पैरालिंग्विस्टिक ऑल योर सिग्नल or your postures or your hands postures, they are going to help out you to understand conversation, discourse. These are paralinguistics. ये सारे पैरालिंग्विस्टिक हैं। In today's talk, in today's lecture, you people will be able to understand I'll be teaching you about what is discourse, what is discourse analysis, how to conduct discourse analysis, difference between paralinguistic versus metalinguistic, and what is pragmatic. Let's see one by one, try to discuss all topic so you people understand all these useful information. What is discourse? Narrow or wide definition में discourse analysis की example or everything will be taught in a way to understand. Discourse mean when you have a piece of text, you have a lecture, you have a book, you have a kind of lecture, and these are in front of you and you are going to evaluate it. For that, you can evaluate at different level. You need context, you need situational, you need circumstances, you need how the person is uttering sentences, you even know what is a locutionary, what is a perlocutionary, what is illocutionary. These kind of knowledge you need to have. डिस्कोर्स, फौजिया आपको अगर कोई आइडिया हुआ हो डिस्कोर्स का तो अपने लफ्ज़ों में अगर बताना चाहें, क्योंकि ये सारी इससे तो किताबें जो हैं, लोगों ने किताबों की किताबें लिखी हैं और अल्टीमेटली तो हमारा अपने आइडिया ही चलेंगे। आपको अब तक क्या समझ आया है? मैंने थोड़ा बहुत ऑरली पहले भी डिस्कस किया था। व्हाट इज़ डिस्कोर्स? I just want to involve you in a conversation so you people also contribute. सर डिस्कोर्स जो मुझे समझ आया था उसका डिस्कोर्स एनालिसिस में ये है कि हमें उसका जो टेक्स्ट है उसको एक्चुअली, जिस तरह आपने कल एग्जांपल एक दिया है डियर और डियर की, तो आपने बताया कि जिस तरह फॉर एग्जांपल कई कंट्रीज में यूनिवर्सिटी में अगर वो ओ डियर उसको, जैसे आपने कहा कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, नहीं अगर किसी को समझ आता तो वो प्रोफेसर उसको जैसे कॉल करते हैं ओ डियर, तो उसका मतलब यही है ना कि ही वाज एक्चुअली ही टुक पिटी ऑन दैट पर्टिकुलर वेरी गुड एग्जांपल। ये आपने एग्जांपल दिया प्रैग्मेटिक की। प्रैग्मेटिक की बहुत अच्छी एग्जांपल है कि देखें सिमेंटिक मीनिंग तो उसका यही बनता है कि वो डियर और प्यारे,
या तुम बहुत अच्छे हो या जैसे भी हो, लेकिन उसके तो पीछे उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या उसका है? जी सर। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, उसका प्रैग्मेटिक लेवल पे देखा जाए तो हम उसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है, जो सामने बंदा है उसको क्यों ऐसा बोला जा रहा है, मतलब ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड ही इज़ टेकिंग पिटी ऑन हिम. He took pity on that person and he say that you are not capable to understand, you are not mentally you are not good to understand. He is taking pity on him and rather than appreciating, he is in fact he is taking pity that you need to improve yourself. तो वो उसे कह रहा है कि भाई सर तुम आई पुअर थिंक हो. यस. आपको मुझे ऐसे कहना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। पता थोड़ा नहीं मेरा लिंग्विस्टिक वो नहीं था ना, लिटरेचर पढ़ा है मैंने, मैं आपको एक बात दैट्स बताऊं, व्हाई। मेरी बात सुनिएगा. अगर आप कोई भी चीज़ सर सीखते इसका हैं ना. आसान तरीका पता है क्या है? आप पता है क्या यस. करें? यस. क्योंकि जो मेरा लेवल है मैं समझती हूँ, पता है क्या करें आप? ये पीयू का क्वेश्चन है, तो सर आप ऐसे ही बताएं कि ये जो है ना इसका क्वेश्चन आज आप लोगों ने ना ये तैयार करना है, ये क्वेश्चन है। अब इसके बारे में मैं अब ना क्योंकि वो पता है क्या है, वो इसकी इतनी ब्रांचेस हैं, सिमेंटिक के अंदर इतनी चीजें हैं, यस डिस्कोर्स बिल्कुल ऐसा ही। एनालिसिस में इतनी ज्यादा चीजें हैं कि वो मुझे, मैं पर्सनली मैं बता रही हूँ कि मुझे ये समटाइम यू नो एज इन बिफोर क्लासेस मुझे ये नहीं समझ आती थी कि इसका क्वेश्चन आएगा कैसे, ये कैसे पूछेंगे ये वाला क्वेश्चन, मुझे इसकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाली ब्रांच को पहले पकड़ना है या मुझे किसका स्टार्ट कैसे लेना है। तो आप पहले हमें मुझे लगता है कि अगर आप इसका क्वेश्चन बता देना कि ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डिस्कोर्स एनालिसिस पे नोट लिखेंगे इसकी ब्रांचेस या पे फलां फलां टॉपिक पे, तो वो फिर हमारा दिमाग उसको वैसे पिक करेगा। आई थिंक सो। अंबर इधर बाकी आप देखिएगा, लिंग्विस्टिक की जी जी लिंग्विस्टिक की ब्रांचेस हैं, ये देखिएगा. साउंड लिंग्विस्टिक को हम जब डिस्कस करते हैं, साउंड, स्ट्रक्चर, ये नज़र आ रहा है आपको, जी देख रहे हैं। और मीनिंग. यस मेरे माउस में थोड़ा सा इशू है, देखिएगा. यानी ये तीन अंडर लिंग्विस्टिक को हम ये तीन हेडिंग के अंडर स्टडी करते हैं. जब हम साउंड को स्टडी करते हैं तो उसमें आता है फोनेटिक्स, ठीक है, और फोनोलॉजी. आज आपको मैं थोड़ा सा बेसिक करवाऊंगा तो फिर आप आगे चलोगी, मुझे अब आपका प्रॉब्लम समझ आ गया है. स्ट्रक्चर, जी सर ऐसे। स्ट्रक्चर में हम जब जाते हैं, मतलब जब हम फोनेटिक्स और फोनोलॉजी को स्टडी करते हैं तो फोनेटिक और फोनोलॉजी की अपनी फील्ड है, मतलब इसमें फोनोटेशंस होते हैं, वो स्टडी करते हैं फोनेटिक्स को. और फोनेटिक्स जो है, हमारा माउथ जो है वो काउंटलेस साउंड जो है प्रोड्यूस कर सकता है. फोनेटिक्स इज अ जनरल स्टडी अबाउट द साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज. ये लैंग्वेज मतलब ये कोई ख़ास लैंग्वेज नहीं है कि हम सिर्फ इंग्लिश की स्टडी करते हैं. जब आप फोनेटिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो ये अरबिक भी हो सकता है, मतलब ये अरबिक में भी आपकी हेल्प कर सकता है, पुर्तगीज में, स्पेनिश में, एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. फोनेटिक्स इज अ जनरल, it's a general subject, and whenever you study phonetics you are going to study how many sound your mouth can produce, और कौन कौन से वो सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए साउंड प्रोड्यूस होती है. मतलब हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, एल्वीलर रिज है, ठीक है, यूवला है हमारा, और ये एडम एप्पल है, लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, लंग्स हैं. साउंड कैसे विंड पाइप से गुजरती है, नेजल साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, प्लॉसिव होता है, फ्रीकेटिव होता है, अफ्रीकेटिव होता है, लिटरल साउंड होती है. तो ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके मैनर क्या हैं और इसकी प्लेस क्या है, ये सारा हम किस में स्टडी करते हैं, फोनेटिक्स के अंदर, इसके अंदर, ठीक है. ये चूंकि मैंने फौजिया को ये डिटेल पढ़ा दिया है तो आप जैसे जैसे चलती जाएंगी आपको भी मैं फिर पढ़ा दूंगा बाद में. अच्छा, इसको हमने स्टडी कर लिया है. उसके बाद आ गया फोनोलॉजी. अब तो मैंने आपको बताई कि फोनेटिक्स जो है वो क्या है, जनरल स्टडी है अबाउट द ह्यूमन साउंड्स, कि ह्यूमन लैंग्वेज की जो साउंड्स हैं उनकी स्टडी है. एंड व्हेन एवर यू स्टडी फोनेटिक इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. आप हर लैंग्वेज के अंदर कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती हैं उसको कहते हैं फोन्स, ठीक है. जो फोनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं, फोन्स, क्योंकि वो साउंड होती हैं और उनको इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है. जनरल मैंने एक डेफिनेशन बताई थी कि फोनेटिक जो होता है वो क्या करता है, इट कलेक्ट्स रॉ मटेरियल. चूंकि हमारा माउथ एक फैक्ट्री है और काउंटलेस साउंड अंबर प्रोड्यूस कर सकता है कि जिनकी कोई हद ही नहीं है,
कुछ ऐसी नबिक्स, क्यू, खो, ठी, तो इस तरह की हम इतनी साउंड है मैं अपने मुंह से निकाल सकता हूं कि आपको शायद समझ भी ना आए. दीज आर काउंटलेस, इनफाइनाइट. बट हाउ मेनी साउंड दे आर actually used in specific language and we need to study, and it comes in the study of IPA, International Phonetic Alphabet, and it can help us in a specific language. That study will occur in phonology. फोनोलॉजी में हम खास, मतलब मैंने वो बताया जनरल स्टडी है साउंड की, और जो खास लैंग्वेज जो किसी खास लैंग्वेज में स्टडी होगी उसे कह सकते हैं हम ये इंग्लिश फोनोलॉजी है. उसे हम इंग्लिश फोनेटिक नहीं कह सकते क्योंकि फोनेटिक एक जनरल स्टडी है. बट वेन एवर यू कम टू द फोनोलॉजी इट कैन बी स्पेसिफिक टू लैंग्वेज. इतनी समझ आई अंबर कि फोनेटिक एक जनरल स्टडी है, बट वेन एवर यू कम टू फोनोलॉजी इट कैन बी लैंग्वेज स्पेसिफिक. फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं इंग्लिश फोनोलॉजी, ठीक है. और फोनोलॉजी के अंदर कितनी साउंड हो सकती हैं? 44. इंग्लिश फोनोलॉजी के अंदर कितनी साउंड है टोटल? अगर आपसे वो पूछते हैं कि हाउ मेनी साउंड्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू विल से देयर आर 44 साउंड्स. कितनी साउंड है? 44. उसमें से 20 जो हैं वो वावल हैं और 24 क्या हैं? वो कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है. टोटल 44 साउंड है. कॉन्सोनेंट साउंड और वावल साउंड. वावल साउंड ऐसी है कि जो बगैर ऑब्स्ट्रक्शन के मेरे माउथ से निकल सकती है. ई, ए, आ, औ, इस तरह की जो साउंड है बगैर ऑब्स्ट्रक्शन के मेरे माउथ से निकल सकती हैं. दीज आर वावल साउंड. बट कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बिलेबियल साउंड होती है, लिबियोडेंटल होती है, कोई स्ट्रक्चर जिसमें इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड. फिर उसके बाद वॉइस साउंड होती हैं, कुछ वॉइसलेस साउंड होती हैं. ऐसी साउंड जो वावल हैं वो तकरीबन सारे ही वॉइस्ड हैं, ठीक है. उनमें वाइब्रेशन होती है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं. जैसे डा साउंड है और ठा साउंड है, जिसमें डा जो है वो वॉइस्ड है और ठा जो है वो वॉइसलेस है. इसी तरह हम जू है और सू साउंड है. जैसे मैं कहता हूँ जू, सू, तो जू आप कहेंगे तो यहाँ पे वाइब्रेशन होगी. यहाँ से हम चेक सकते हैं बाई पुटिंग योर फिंगर इन योर ईयर, यू कैन जू एंड सू, यू कैन प्रोड्यूस टूट साउंड, यू कैन चेक वेदर इट इज़ अ वॉइस और वॉइसलेस, ठीक है. ये 44 साउंड्स हैं जो हम स्टडी करते हैं इन फोनोलॉजी, बिकॉज इन इंग्लिश देयर आर 44 साउंड्स. और हम कह सकते हैं इंग्लिश इज अ फोनोलॉजी इज अ लैंग्वेज स्पेसिफिक. अब ये तो स्टडी होगी फोनेटिक की. फिर उसके बाद स्ट्रक्चर को हम जब स्टडी करते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर आता है मार्फोलॉजी, क्योंकि ये सेंटेंस का, एक वर्ड का भी अपना स्ट्रक्चर होता है. हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड इन फोनोलॉजी, इन मार्फोलॉजी वी स्टडी हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड. For example, I will teach you over here, especially in morphology, how word can be formed and what is morpheme, what is bound morpheme, what is free morpheme, what is suffix, what is prefix, what is inflectional morpheme. It's a deep study. We study structure of words and how words are formed. This is known as morphology, and we study under the heading morphology. और ये स्ट्रक्चर के नीचे आती है, ये भी ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक है. उसके बाद हम आते हैं, और फोनेटिक डिस्कस हो चुका है, लेकिन मॉर्फोलॉजी अभी रहता है. विल डिस्कस. उसके बाद हम स्टडी करते हैं सिंटैक्स को. सिंटैक्स को हम स्टडी करते हैं. हमने, चूंकि मैंने ये पहले भी पढ़ाया, मेरे लेक्चर देखिएगा, वहाँ पढ़े होंगे कुछ, मैं रिकमेंड करूँगा, उससे ज़रूर आप वॉच कीजिएगा. इसमें हम जो सिंटैक्स है वो स्ट्रक्चर में आता है, वो सेंटेंस भी स्ट्रक्चर के नीचे आता है. सिंटैक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि एक सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है, उसमें नाउन फ्रेज क्या होता है, वर्ब फ्रेज क्या होता है, उसमें कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज क्या होता है, ठीक है. हाउ सेंटेंस इज फॉर्म्ड, व्हाट इज नाउन फ्रेज, व्हाट इज वर्ब फ्रेज, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, हाउ सेंटेंस इज फॉर्म, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट. How can we form sentence and what are the part of the sentences and what kind of sentences you can form for positive, negative, declaratives. स्टेटमेंट कैसे फॉर्म होती है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोक्टिव कैसे होता है, डबल इंट्रोक्टिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे बनता है और इम्पेरेटिव कैसे बनता है. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड हाउ यू फॉर्म सेंटेंसेस, वी स्टडी अंडर द हेडिंग ऑफ सिंटैक्स. देन वी मूव, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मीनिंग्स, हम मीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं. कल हमने डिटेल डिस्कस किया सिमेंटिक्स को.
उसके लिए शायद आपको साल चाहिए, लेकिन मैंने कल जो असाइनमेंट करवाई है वो आप एक पूरे साल का जो वर्क है उसको मैंने एक असाइनमेंट के अंदर बंद कर दिया था, और उसमें मैंने डिस्कस किया हाइपोनोमी क्या होता है, एंटोनोमी क्या होता है, और उसके बाद मेरोनोमी क्या होता है. Yesterday I discussed compositional analysis. फौजिया यू कैन सर वो टेल. मैंने सारा पढ़ा है, वो सारा लेकिन बताना नहीं आ रहा। बताना नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं. अच्छा, उसके बाद हमने वो उस कंपोजिशनल एनालिसिस को भी, कंपोजिशनल एनालिसिस बड़ा आसान है, मतलब प्लस माइनस से आप उसको टेबल के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैंने आपको कल फौजिया बताया कि हम टेबल का कंपोजिशनल एनालिसिस करते हैं. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू कंपोजिशनल एनालिसिस. I have told you that whatever you find, for example, I am going to study compositional analysis of a human being. ह्यूमन बीइंग की 4 आंखें होती है, प्लस आएगा या माइनस आएगा, जहाँ पे वो मैच करेगा 4 आंखें होती है. मैं लिखता हूँ कि 4 eyes फॉर ह्यूमन. तो क्या ये ठीक है, ये दुरुस्त है? अगर तो ये दुरुस्त है तो प्लस बनाऊंगा, नहीं तो माइनस लिख दूंगा. तो हम किसी का भी एनालिसिस कर सकते हैं, प्लस माइनस, नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट अ बिग डील. Yesterday I told you. Now we are going to talk about pragmatics. कल हमने सिमेंटिक्स क्या होता है, मीनिंग्स किसी सेंटेंस के, किसी टॉक के, किसी फ्रेज के, उसको हमने स्टडी किया. बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रैग्मेटिक्स. चूंकि मैं ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि साथ साथ जो चीज़ मिलती है उसको साथ बता दूँ. नो, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रैग्मेटिक्स. अब मैं प्रैग्मेटिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ, उससे पहले थोड़ा सा आपको डिस्कोर्स एनालिसिस का बता देता हूँ. अच्छा जी, डिस्कोर्स एनालिसिस एक लैटिन वर्ड है डिस्कर्सिस. डिस्कर्सिस से निकला है और उसका मतलब होता है कन्वर्सेशन. क्या होता है? कन्वर्सेशन, बातचीत, स्पीच, बोलना, इसको कहते हैं. ये लैटिन वर्ड से आया है. इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड विच डिस्कर्सिस विच मीन बातचीत, कन्वर्सेशन, स्पीच. अच्छा, मुख्तलिफ जो डिफरेंट जो लिंग्विस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं और राइटर्स जो हैं, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी हैं. बहुत सारे राइटर्स जो हैं, हैलिडे है, ठीक है, उसका एक मॉडल, हैलिडे एंड हसन उसका एक मॉडल है. उसके बाद ज़ेलिग हैरिस है. उसके अलावा क्रिस्टल है, डेविड क्रिस्टल है. लॉट ऑफ पीपल दे हैव टॉक्ड अबाउट डिस्कोर्स एनालिसिस. तो ओवरऑल जो इसकी डेफिनेशन मैंने सब कुछ जो पढ़ा है, तो मैं इसकी डेफिनेशन ऐसे करता हूं कि एनी टॉक, any speech, any sentence, when you study